नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अपने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। ये उनकी बाइडेन से आमने सामने की पहली मुलाकात है। इस बैठक में सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन के साथ मुलाकात होने वाली है, कितनी अहम ये मुलाकात होगी, कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। सबसे पहले आतंकवाद मुद्दा हो सकता है, जहां पर दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रपतियों की, माफ कीजिएगा, मुखियों की आपस में बातचीत होने वाली है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस से भी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, उनके साथ मुलाकात की थी और कई अहम मसलों पर यह मुलाकात अहम मानी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, जापान के पीएम से भी उनकी मुलाकात हुई और अमेरिका के बड़े सीईओ से भी उनकी मुलाकात हुई है। और आज शाम प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान में जो हालात बने, उसको लेकर भी दोनों के बीच अहम चर्चा हो सकती है। वहीं अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका दौरे के तीसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के बदले हालात के बीच व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अफगानिस्तान के अलावा कट्टरपंथ और सीमा पार से आतंकवाद रोकने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इस बड़ी मुलाकात के बाद दोनों नेता क्वाड की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ये संगठन इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के मकसद से बनाया गया है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में हुए इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी कारोबार से लेकर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का भरोसा भी जताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। वहीं कमला हैरिस ने भी भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का शुक्रिया भी अदा किया। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात के बाद साझा बयान दिया, जिसके बाद एक बैठक भी हुई जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि इससे पहले कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई बातचीत में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई है।
भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलकर खुशी हुई। उनकी कामयाबी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जो साझा विरासत और मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और क्वाड बनाने में अमेरिका की भूमिका की भी तारीफ की है। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। कमला हैरिस से अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने की बधाई दी और भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के दौरे पर गए पीएम मोदी की बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जबकि जापान ने संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बने महत्वपूर्ण ग्रुप क्वाड के सदस्य हैं। पीएम मोदी और मॉरिसन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक के साथ साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। दोनों के बीच क्षेत्रीय और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों ने कोरोना, व्यापार, डिफेंस, क्लीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर मिलकर काम करने पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बैठक के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा, मेरे अच्छे मित्र प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से बातचीत करना हमेशा शानदार होता है। हमने वाणिज्य, व्यापार, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी की योशिहिदे सुगा संग पहली मुलाकात थी। इससे पहले सिर्फ फोन के जरिए
दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। जापान के योशिहिदे सुगा के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बातचीत हुई। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी देते हुए लिखा कि जापान भारत के सबसे अहम साझेदारों में एक है। मेरी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ मुलाकात शानदार रही, जिसमें हमने ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जो दोनों देशों के बीच सहयोग को और बढ़ावा देंगे। भारत और जापान के मजबूत रिश्ते पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। दो महाशक्तियों के बीच साझा बातचीत की ये 5 तस्वीरें भी देख लीजिए। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो अमान, अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमर, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल और ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीवन श्वार्ज़मैन से मुलाकात की है। जिन लोगों के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की उनमें 2 भारतीय सीईओ भी शामिल हैं, जिनमें अडोबी के शांतनु नारायण और जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल शामिल हैं। मुलाकात की सबसे खास बात यह रही कि सभी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ ने भारत अमेरिका साझा व्यापार को लेकर अपना बेहद सकारात्मक रुख दिखाया है। इतना ही नहीं, सभी सीईओ ने भारत को निवेश के लिए बड़े बाजार के तौर पर आंका है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई इस बैठक में जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। You know, we spoke about technology and all the confidence in the policy reforms that's coming in India, and the great potential that therefore that India has from an investment perspective. वहीं अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity and how media, the ever-changing nature of media. We talked about online and the importance of startups. And in addition to that, we just talked about how, companies like Adobe can do more in India. वहीं ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीवन श्वार्ज़मैन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। Well, I had a very good meeting with the Prime Minister. I told him that Blackstone had already invested $60 billion in assets in India, and over the next 5 years, we're planning another $40 billion of assets. India has been Blackstone's best market for investment in the world. The country is the fastest growing country now in the world. This is a very friendly government for outsiders. और अब खबर महंत की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की खुदकुशी की अबूझ पहेली सुलझाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो बातें सामने आई हैं वो केस को उलझाती हुई दिख रही हैं। हालांकि इसी बीच सीबीआई ने महंत केस की जांच मंजूर कर ली है और अब सीबीआई केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू करेगी। कल सीबीआई की 5 सदस्यों वाली टीम प्रयागराज पहुंची थी और उसने पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट देखी। सीबीआई ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने वाली है और इस मामले की जांच अब तक 18 सदस्यों वाली एसआईटी कर रही थी। यानी कि अब इस पूरे के पूरे मर्डर मिस्ट्री की जांच अब सीबीआई के हाथ होगी। आखिर ये हत्या थी या फिर आत्महत्या, ये अभी तक ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाया है और लगातार अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई केस दर्ज करेगी और उसके बाद ये जांच की जाएगी। अब कल सीबीआई की 5 सदस्यों वाली टीम प्रयागराज पहुंची थी और उसने पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट देखी। सीबीआई ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने वाली है। इस मामले की जांच अब तक 18 सदस्यों वाली एसआईटी टीम कर रही थी, लेकिन अब
ये जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई ने इस जांच को स्वीकार लिया है और अब केस दर्ज किया जाएगा और उसके बाद आगे की पूरी जांच सीबीआई करेगी। महान नरेंद्र गिरी की मौत की मिस्ट्री में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। देर रात डीओपीटी ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी दे दी। सीबीआई केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू करेगी। हालांकि सीबीआई की एक टीम कल ही प्रयागराज पहुंच गई थी और उन्होंने 12 सवाल पुलिस कर्मियों से पूछे, एसआईटी टीम से पूछे कि आखिर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। इस वक्त बाघंबरी मठ पर हम मौजूद हैं और अभी भी देखिए जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए। आप देख सकते हैं जो पूरा जो एरिया है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा और पुलिसकर्मी दोनों यहाँ पर लगाए गए हैं। और इसी मठ के अंदर जब सीबीआई आएगी तो सीबीआई यहाँ पहुँचेंगे। हम इसके अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर अंदर जो पुलिस के कर्मी हमारे पिछले कई दिनों से यहाँ पर वो लगातार पहरा दे रहे हैं। और सीबीआई जब आएगी तो सबसे पहले इसी बाघंबरी मठ में आएगी और वो कक्ष जहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का 100 फंदे से लटका मिला था, इस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स देखिए लग गई है, क्योंकि उनको आइडिया हो रहा है कि सीबीआई जब आएगी तो यहीं पर आएगी। हालांकि एक एंगल ये भी है कि सीबीआई ने जो पूछताछ की है कि आखिर कमरे की कुंडी तोड़ने की बात की जा रही थी, दरवाज़ा तोड़ने की बात की जा रही थी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें सिर्फ धक्का देने की बात है कि धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ा गया। तो अब उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जो यहाँ पर मौजूद थे, जो उनके शिष्य थे, धनंजय थे, अभिषेक थे, पुष्कर थे, जो लोग भी थे उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा एक मामला हनी ट्रैप का आ रहा है जिसमें एक सफ़ेद पोस्ट नेता का नाम भी सामने आ रहा है। इसके साथ ही संपत्ति विवाद और हरिद्वार के वो कौन से प्रॉपर्टी डीलर थे जिन्होंने महान नरेंद्र गिरी के मोबाइल पर 35 बार कॉल किया। प्रयागराज पुलिस लाइंस में सीबीआई की टीम ने पुलिस कर्मियों से केस की जानकारी ली। इस दौरान सीबीआई की टीम ने उनसे कई सवाल पूछे। न्यूज 18 के पास उन सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई ने प्रयागराज पुलिस से पूछे हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह के मुताबिक सीबीआई ने पहला सवाल किया, सूचना और एफआईआर में अंतर क्यों है। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आधिकारिक सूचना दी गई कि दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे शिशु ने फांसी का फंदा काटकर शव नीचे उतारा, जबकि उनके शिष्य अमर गिरी ने एफआईआर दर्ज कराई है कि धक्का देकर दरवाजा खोला गया। सीबीआई का दूसरा सवाल था, भारी शरीर और गठिया का रोग, फिर फांसी पर कैसे चढ़े। नरेंद्र गिरी को गठिया की बीमारी थी, उनके लिए ये आसान नहीं था कि बेड पर स्टूल रखकर चढ़ जाएं। बिना किसी की मदद के उन्होंने पंखे से फांसी का फंदा लगाया, अकेले ही सब कुछ किया और फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। कैसे? सीबीआई ने तीसरा सवाल किया, पुलिस के आने से पहले शव क्यों उतारा गया। सीबीआई के मुताबिक सबसे अहम सवाल यह है कि कमरे के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में नरेंद्र गिरी की मौत हो गई, ऐसे में बिना पुलिस को बताए उनके शव को नीचे क्यों उतारा गया। फोन से संपर्क न होने पर उनके शिष्य परेशान थे, ऐसे में पुलिस के पहुंचने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। सीबीआई ने चौथा सवाल किया कि सुसाइड नोट को वसीयत की तरह क्यों लिखा गया है। सीबीआई ने पूछा, सुसाइड नोट को टुकड़ों में लिखा गया है। एक तरफ नरेंद्र गिरी ने अपनी मौत के लिए आनंद गिरी, मंदिर के पूर्व पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है, वहीं दूसरी ओर मठ की संपत्ति के लिए वसीयतनामा लिखा है, उनका नाम कई बार इस्तेमाल किया गया है। और अजीत सिंह प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अमित सिंह वो भी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। पहले शुरुआत करेंगे अजीत के साथ। अजीत, अब किस ओर ये पूरा मामला जाता हुआ दिख रहा है, पुलिस अब किस तरह कार्रवाई कर रही है, क्योंकि अब पूरी की पूरी जांच सीबीआई करेगी। देखिए बिल्कुल शिवानी, आपको इस वक्त की पहले तो बड़ी खबर, अपडेट खबर बता देता हूं कि एसआईटी आज यहां बाघंबरी मठ पहुंच सकती है और जहां पर महान नरेंद्र गिरी का 100 मिला था वहां सीन का रिक्रिएशन कर सकते हैं, यानी एक रिहर्सल करेगी कि आखिर कैसे क्या हुआ होगा। तो एसआईटी यहां आ सकती। दूसरी बात, डीओपीटी ने देर रात सीबीआई को केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच करने की मंजूरी दे दी है। तीसरी बात की जो 12 सवाल पूछे गए हैं उसमें कई सारे तथ्य हैं कि जब पहली बात आई तो उन्होंने कहा कि दरवाजा तोड़ा गया, एफआईआर में धक्का देकर दरवाजा खोलने की बात है। दूसरी बात, पुलिस का इंतजार क्यों नहीं किया गया, एम्बुलेंस का इंतजार क्यों नहीं किया गया, चाकू से रस्सी को काटकर 100 को नीचे क्यों उतार दिया गया। ऐसे बहुत सारे अनसुलझे अनकहे सवालों के जवाब सीबीआई को तलाशने सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम कल पहुंची थी और अब मंजूरी के बाद एक टीम और आएगी जो पूरी जांच करेगी। 11 वो पुलिसकर्मी हैं जो वायु श्रेणी की सुरक्षा में तैनात थे
उनकी लोकेशन क्या है, उस वक्त वो कहाँ थे, पिछले एक हफ्ते में महान नरेंद्र गिरी से किसने क्या क्या बात की थी, ये सब सवाल सीबीआई ने पूछे हैं। तो 12 सवालों की लिस्ट है, ये अभी सवाल और बढ़ते जाएंगे। आनंद गिरी का जो हरिद्वार कनेक्शन है उसमें क्या है, संपत्ति विवाद को लेकर क्या क्या हुआ है, हनी ट्रैप की जो कई तरह के यहाँ पर सवाल किए गए। अमित सिंह भी लगातार प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है कुल मिलाकर, और पुलिस की अब शक की सुई किधर घूमती हुई दिख रही है? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। आनंद गिरी जो कि शिष्य थे नरेंद्र गिरी के, इसके अलावा जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी के। तो फिलहाल जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है कि ये जो 3 आरोपी हैं इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या क्या है, क्योंकि बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी जो आद्य तिवारी थे उनकी महज तनख्वाह 10,000 रुपया थी, और उनकी नैनी में एक बहुत विशाल मकान है वहां पर लेविस स्टाइल में बना हुआ। तो जाहिर तौर पे अब तीनों आरोपियों की प्रॉपर्टी को खंगाला जा रहा है, तीनों आरोपी के प्रॉपर्टियों को कंपाइल किया जाएगा, उनके आय क्या है वो देखा जा रहा है, और साथ ही इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है और सीधे प्रॉपर्टी में जिनका उनका नाम है, और इसके अलावा और भी कहां कहां उनकी प्रॉपर्टी है जहां सीधे उनका नाम नहीं है, वो सब इस वक्त एसआईटी की टीम खंगाल रही है। क्योंकि ये पूरा विवाद पैसे से जुड़ा हुआ सामने आया है, और पैसे से जुड़े होने के बाद अब प्रॉपर्टी को लेकर पूरा खंगाला जा रहा है एसआईटी की टीम। तो जाहिर तौर पर एसआईटी की टीम अभी भी इन्वेस्टिगेशन लगातार इस पूरे मामले में कर रही है। जब तक सीबीआई इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपने हैंडओवर एसआईटी की टीम सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर देती है, तब तक एसआईटी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेट करती रहेगी। एसआईटी की टीम ने अभी तक क्राइम स्पॉट पे जाकर रिक्रिएशन नहीं किया है, तो ये भी बड़ा सवाल है कि अभी तक बिल्कुल। और आज जैसा कि अजीत ने भी बताया कि आज रिक्रिएशन किया जा सकता है, यानी कि पुलिस अपनी पूछताछ में एसआईटी जो है वो लगातार जुटी हुई है, और तमाम जो आरोपी अभी तक हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी भी अब छानबीन की जा रही है। और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक भी एसआईटी को नहीं मिला है, और उसी को खंगालने की कोशिश कर रही है।